अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट बुरहान ख़ान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट अरेस्ट बेल, बाद अज़ गिरफ़्तारी की ज़मानत। तो इसमें चैप्टर 39 है सीआरपीसी का, 496 और 497 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल की जो डेफिनेशन है उसकी जानिब चलते हैं। तो बेल की जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने सादिक वर्सेस स्टेट में PLD 1996 पेज 587 में डिस्कस किया है। रिलीज एन अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम जेल अथॉरिटीज एंड हैंडेड ओवर टू द अक्यूज्ड पर्सन टू द श्योरिटीज which ensure the attendance of the accused। जेल अथॉरिटी से लेके मुलजिम को श्योरिटी के हवाले करना, जो कि इस बात की यकीन दहानी करवाएगा कि इस मुलजिम की जब भी अदालत जनाबे वाला को ज़रूरत होगी तो ये उसकी जो हाज़िरी है वो इंश्योर करवाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 496 में बेलेबल केसेस में अदालत बेल कैसे ग्रांट करती है। 496 में ये है बेलेबल ऑफेंसेस, आप ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाएं 7 साल से कम हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। 3 साल है, 5 साल है, 2 साल है। तो ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 5 साल से कम है वो बेलेबल इन नेचर केसेस हैं। तो इनमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जैसे ही किसी को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है रिमांड के लिए। तो रिमांड के लिए जब वो पेश करता है तो बेलेबल केसेस, जो बेलेबल इन नेचर ऑफेंस है, जो उसने कमिट किया है उसकी जो नेचर है वो बेलेबल है। तो जैसे ही वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा तो बेलेबल नेचर में बेल एप्लीकेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कौंसल जो है उसमें हाजिर होगा और सिंपली आर्गूमेंट करेगा कि जनाबे वाला ये बेलेबल नेचर का ऑफेंस है। इसमें अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी अदालत श्योरिटी मांगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो आफ्टर सेटिस्फेक्शन कोर्ट ये आर्डर करेगी, या तो वो पर्सनल श्योरिटी पे उसको रिलीज़ कर देगी या मुचलका मांगेगी। मुचलका मांगने के बाद अदालत जो है उस आदमी को जेल की कस्टडी से लेके श्योरिटी के हवाले कर देगी। तो ये बेलेबल नेचर में बेल कोर्ट इस तरह ग्रांट करती है। कोई लाजमी नहीं है कि कौंसल जो है इसकी बेल एप्लीकेशन तहरीर करे, या उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसमें से सिंपल रिमांड पेपर पे ही जज जो है वो श्योरिटी मांग लेता है और उसको श्योरिटी जज एक्सेप्ट करके उसको रिलीज़ कर देता है और श्योरिटी के हवाले कर देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल इन नेचर है या नॉन बेलेबल इन नेचर है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास सीआरपीसी का जो शेड्यूल है उसका कॉलम नंबर 5 में कैटेगरीज़ हैं। जो ऑफेंस बेलेबल है और जो नॉन बेलेबल है उसको वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसके लिए अलग से एक लेक्चर मैं उसको पोस्ट करूँगा अलग से। तो अभी हम चलते हैं 496 हमने देखा, अब हम 497 देखेंगे कि बेल जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे ग्रांट की जाती है, उसके क्या ग्राउंड्स हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाएं प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करती हैं, 7 साल से ज़्यादा हैं, 10 साल उनकी सज़ा है, 14 ईयर है, डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उनमें अदालत जो है वो कैसे बेल ग्रांट करेगी। तो उसके लिए उसके क्या ग्राउंड हैं। उसके लिए सबसे पहला ग्राउंड है, उसमें जो मुल्ज़मा है वो औरत है, तब भी उसको ज़मानत ग्रांट कर दी जाएगी, चाहे उसकी जो ऑफेंस की जो सज़ा है वो 5 साल, वो उसकी 10 साल हो, उसकी लाइफ सेंटेंस हो, उसकी डेथ सेंटेंस हो। चूँकि वो औरत है इसलिए उसको ज़मानत दे दी जाएगी। और अगर मुलजिम जो है वो बूढ़ा शख्स है तब भी उसको ज़मानत दे दी जाएगी। अगर वो बच्चा है, इन्फर्म पर्सन है, तब भी उसको अदालत जो है वो ज़मानत पर रिहा कर देगी। और अगर ऐसे केसेस में जब एक ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, केस फर्दर इंक्वायरी का है, तब भी अदालत जो है उसको ज़मानत पर रिहा कर देगी। और उसके बाद जब
ट्रायल चलते चलते एक अरसा साल, एक साल गुजर गया, लेकिन ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ, तो तब भी अदालत उसको ज़मानत पे रिहा कर सकती है। इसके इसके अलावा जो हमारे पास इसका ग्राउंड है वो ये है कि एक ऑफेंस जो है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, ट्रायल जज जो है बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, उसको जब अदालत ये देखेगी कि इस ऑफेंस में जब जजमेंट प्रोनाउंस होगी तब भी मुलजिम को सज़ा मिलने के जो इम्कान है वो कतई तौर पे नहीं है, तब भी उसको अदालत जो है वो ज़मानत ग्रांट कर देगी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जब कोर्ट हमें ज़मानत देने से रिफ्यूज़ कर देती है। जी हाँ, उसके जो मैं ग्राउंड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो काइंडली तवज्जो से सुनिएगा। इसके जो ग्राउंड्स हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करते हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट में जो फॉल करते हैं, ऐसे जराइम में कोर्ट कभी भी बेल जो है मुलजिम को ग्रांट नहीं करेगी। जब अदालत को ये खदशा हो कि इसको अगर मैंने बेल ग्रांट की तो ये जाके ऑफेंस फिर से रिपीट करेगा, तब भी अदालत इसको ज़मानत नहीं देगी। और ऐसा बंदा है जो डेंजर टू सोसाइटी है, तब भी उस आदमी को कोर्ट जो है वो कभी भी ज़मानत पे रिहा नहीं करेगी। एक जनरल प्रिंसिपल है बेल के मुताबिक है, उसमें यह है कि भी इफ़ अ बेल wrongfully refused, the same cannot be compensated even though the acquittal of the accused. If a bail is wrongfully granted, the same can be compensated even at the time of trial, at the time of conviction. तो अगर स्टैचुटरी ग्राउंड, फर्दर स्टैचुटरी ग्राउंड इसमें ये हैं कि अगर मुलजिम एक उसने ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो सज़ा है डेथ सेंटेंस नहीं है, जिसकी डेथ सेंटेंस नहीं है, उसने वो ऑफेंस कमिट किया है और ट्रायल को जो चलते चलते 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, तो वो उसमें अगर वो मर्द है तो उसको 1 साल गुजरने के बाद उसको ज़मानत पे रिहा कर सकता है। और अगर जो है उसमें मुलजिम जो है वो औरत है तो 6 मंथ के बाद उसकी ज़मानत ग्रांट कर दी जाएगी। और अगर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाएं डेथ सेंटेंस है, उसमें जब ट्रायल चलते चलते 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो उसमें 2 साल गुजरने के बाद उस आदमी को कोर्ट जो है वो बेल पे रिहा कर सकती है। और अगर उसमें जो मुलजिमा है, जो फीमेल है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको 1 साल के बाद भी स्टैचुटरी ग्राउंड पे कोर्ट जो है वो बेल बॉन्ड लेके उसको ज़मानत पे रिहा कर सकती है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वस्सलाम।